सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया में हूं लीना इलियास और आज के इस प्रोग्राम में समी इब्राहिम साहब हमारे साथ मौजूद नहीं हैं क्योंकि वो अमेरिका ट्रैवल कर रहे हैं। आज के इस प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं राशिद सोमरो साहब जो कि सीनियर रहनुमा है JUI फे के। इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ हुसैन अहमद साहब जो कि सीनियर रहनुमा है JUI फे के। और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं एशियन न्यूज़ के ग्रुप एडिटर राना ताहिर साहब और सिद्दीक साजिद साहब जो कि एनालिस्ट भी हैं और हमारे सीनियर रिपोर्टर भी हैं। वेल, आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से कि आने वाले दिनों में उनकी सियासत जो है वो किस रुख बैठेगी। इसके साथ साथ ये कहा जा रहा है कि मौलाना साहब की पार्टी में ही उनके खिलाफ बगावत हो गई है। कुछ इस हवाले से बात करेंगे और आगे चल के हम बात करेंगे कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की अगली डेस्टिनेशन क्या है। खैर, सबसे पहले मैं आगाज़ करूँगी सोमरो साहब आपसे। मुझे ये बताइएगा कि हम ये देख रहे हैं कि एक दो दिन से जो खबरें आ रही हैं वो इस तरह की खबरें आ रही हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब के खिलाफ उनकी अपनी पार्टी में ही बगावत हो गई है। कुछ ऐसा है? मैं समझता हूँ कि ये तासुर बिल्कुल गलत है कि पार्टी के अंदर कोई बगावत है। पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी मजबूत थी, अब भी मजबूत है। हाफिज हुसैन अहमद साहब हमारे मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात रहे हैं और हाफिज साहब हमारे लिए मोहतरम है, लेकिन हाफिज साहब के हवाले से जमात के अंदर एक इंक्वायरी कमेटी चल रही है जो हाफिज साहब से भी मुलाकात की थी और 24 तारीख को इस्लामाबाद में इजलास भी है, वो अपनी रिपोर्ट उसमें पेश करेगी। के अलावा जो लोग इख्तिलाफात कर रहे हैं ये कोई आज इख्तिलाफ नहीं कर रहे, 10-15 साल से उनका जमात के अंदर यही। अच्छा, दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे हम सोमरो साहब से और मैं आऊँगी हाफिज साहब आपकी तरफ। सोमरो साहब अपनी बात तो कंप्लीट नहीं कर सके क्योंकि मैंने जो उनसे सवाल किया था, मैंने उनसे ये सवाल किया था कि मौलाना साहब के खिलाफ बगावत हो रही है, कुछ ऐसा है? अच्छा जी, हमने बड़ी कोशिश की है कि दोनों को हमारी आवाज़ आ जाए। एक तो खैर लाइन ड्रॉप हो गई है, मुझे उम्मीद है कि वो वापस ज़रूर आएंगे लाइन पर, और इसके साथ साथ हाफिज़ साहब को भी मेरी आवाज़ नहीं आ रही है। तो मैं चलती हूँ राना साहब आपकी तरफ। मुझे ये बताएं, ये 2-3 दिन से जो सारी चीज़ें चल रही हैं, आप इसके हवाले से क्या कहेंगे? एक बगावत की जा रही है मौलाना फजल रहमान साहब के खिलाफ और ये कहा जा रहा है कि जी जो मौलाना साहब हैं वो पैसों की सियासत पर खेल रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि फे में से शीन निकलेगी। देखें अलीना, बात यह है कि जहाँ तक जमीयत उलमा इस्लाम का ताल्लुक़ है, ये बात अपनी जगह हकीकत है जो बात अभी राशिद सोमरो साहब कर रहे थे कि मौलाना फजल रहमान की पॉलिसियों से जमीयत उलमा इस्लाम के कई सीनियर रहनुमाओं को इख्तलाफ है। खुद जब मौलाना फजल रहमान अमीर मुंतखब हुए अपनी पार्टी के, उस वक्त भी मौलाना शिरानी साहब ने इनकी मुखालफत की थी और मौलाना शिरानी जो हैं उनको बलोचिस्तान JUI फे की अक्सरियत जो है वो। अच्छा, दोबारा से सोमरो साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सॉरी टू कट यू हियर राना साहब। मैं चाहूंगी सोमरो साहब अपनी बात कंप्लीट करें ताकि फिर मैं हाफिज साहब की तरफ जाऊं। जी, मुझे नहीं पता कि मेरी बात कहाँ से खत्म हुई। आपने इंक्वायरी, आपने कहा कमेटी है, इंक्वायरी हो रही है हाफिज साहब के हवाले से, 24 को इजलास है। जी बताइएगा। जी, बाकी जो लोग पार्टी के अंदर इख्तिलाफात जिनको कल से मीडिया ने ब्रेकिंग न्यूज पर चलाना शुरू किया, ये वो लोग हैं जो 15 साल से जमात ने जिनको मुस्तरद किया है। यूनिट के इलेक्शन वो पार्टी के अंदर आ रहे हैं, तहसील के और जिले के इलेक्शन आ रहे हैं। 15 साल से जमात के अंदर वो मुस्तरद शुदा लोग हैं और मुझे नहीं पता कि आज क्या जरूरत पड़ गई है कि मीडिया ने उनको ब्रेकिंग न्यूज करना शुरू कर दिया है और ये तासुर दिया जा रहा है जैसे वो इख्तिलाफ कल शुरू हुआ है और कल पार्टी के अंदर वो मौलाना फजल रहमान के मुखालिफ बने हैं। वो 15 साल से पार्टी के अंदर इख्तिलाफ करते हुए हैं और पार्टी के अंदर उनकी हैसियत ये है कि वो एक आम कारकुन से ज्यादा उनका कोई पार्टी के अंदर होता नहीं। सोमरो साहब वो पार्टी का हिस्सा है 15 साल से, चाहे वो इख्तिलाफ कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और आप जिस इख्तिलाफ की बात कर रहे हैं वो तो यही बात कर रहे हैं कि जी पैसों की सियासत चल रही है, तो यही इसी बात पे उनका इख्तिलाफ है या किसी और रीजंस के ऊपर उनके इख्तिलाफात हैं आपके साथ? मैं अर्ज करूं कि अगर 15 साल से इख्तिलाफात चल रहे थे, आप ही मान रही हैं, तो 15 साल पहले और 5 साल पहले और 2 साल पहले आपने इस पर एतराज क्यों नहीं किया, प्रोग्राम क्यों नहीं किया? फिर दूसरी बात यह है कि
आज जमीयत उलमा इस्लाम कहाँ खड़ी है? अकेले जमीयत उलमा इस्लाम कराची से इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च करती है और कामयाब होती है। कोटिया के अंदर मिलियन मार्च दुनिया के सामने रहा, कराची के अंदर मिलियन मार्च दुनिया के सामने रहा। पार्टी पहले से ज्यादा मजबूत है, पार्टी के कारकुनान का मौलाना की क़यादत पर एतमाद है। सवाल ये नहीं है। सोमरो साहब, बात ये है, सोमरो साहब गुजारिश सुने जरा, बात ये है कि मौलाना शिरानी जो है, अगर वो 15 साल से उनकी पार्टी में कोई हैसियत नहीं थी तो मौलाना फजल रहमान साहब ने जोर देकर पिछली हुकूमत में उन्हें इस्लामी नजरियाती कौंसिल का चेयरमैन क्यों बनवाया? अगर उनकी कोई हैसियत नहीं थी तो उन्हें इस्लामी नजरियाती हैसियत का चेयरमैन क्यों बनवाया गया? जी, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। यही मौलाना फजल रहमान के किरदार की गवाही दे रहा है कि हमारी पार्टी का हुस्न यह है कि फजल रहमान के अंदर, पार्टी के अंदर, बाउंड्री वॉल के अंदर बैठकर कोई इख्तिलाफ करता है तो हम उसको शरई, आईनी, अखलाकी, कानूनी हैसियत समझते हैं और उसके बावजूद हम उनको पार्टी का सेनेटर भी बनाते हैं, इस्लामी नजरियाती कौंसिल का चेयरमैन भी बनाते हैं। यही मौलाना फजल रहमान के किरदार की बात है कि लेकिन वो तो मौलाना साहब के तरीका सियासत पे बहुत सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो भी हो रहा है वो पैसों की बुनियाद पर हो रहा है, पैसों से ही आप लोगों को सामने लेकर आते हैं। दिस इज व्हाट ही सेड राइट नाउ। नहीं तो किसको पैसों पर सामने लाते हैं? अच्छा, देखिए आज मौलाना नसीब गुल साहब ने भी यही बात की है कि जी पैसे के बुनियाद पर टिकट दिए जाते हैं। जी, मुझे नहीं पता कि किसको पैसे के बुनियाद पर टिकट दिए गए हैं। गुल नसीब खान 10 साल पार्टी के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के अमीर रहे हैं और टिकट उन्होंने अपने हाथों से दिए हैं। तो अगर पैसों पर गए होंगे तो पैसे उनके थ्रू गए होंगे। पहले गुल नसीब खान खुद बताए कि किसके हाथों से उसको दिए हैं, क्योंकि टिकट तो सूबाई प्रेसिडेंट देते हैं और सूबे के प्रेसिडेंट गुल नसीब खान खुद रहे हैं। अगर टिकट पैसों पे गए तो वो बताएं कि उसने किससे पैसे लिए हैं। अच्छी बात है ताकि हम उस पर इंक्वायरी कर सकेंगे। वो सूबे के इंक्वायरी का आगाज कर देना चाहिए ना। अगर वो इस तरह की बात करें मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से तो आपको बिल्कुल इंतजार नहीं करना चाहिए। नहीं, वो तो मौलाना पे इल्जाम लगा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मौलाना साहब सिलेक्टेड हैं, वो इमरान खान साहब को सिलेक्टेड कह रहे हैं। ये भी उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कर दी। सोमरो साहब, इसमें मेरी दो बातें। पहली बात यह है कि पार्टी ने 24 तारीख को इस्लामाबाद में इजलास तलब किया है, उसके अंदर ये मामला जरा और आएंगे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हमारी पार्टी के अंदर जो इंतखाबात का तरीकेकार है, मैं चैलेंज करता हूं। मैं पार्टी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहा हूं, पिछला टेन्यूअर पूरा पार्टी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर मैं था। पाकिस्तान की किसी सियासी मजहबी जमात के अंदर इस तरह पार्टी की रुकनी साजी इस तरह जो है इलेक्शन नहीं होते होंगे जो JUI के अंदर होते हैं। यूनिट से लेकर मरकज तक इंतखाबात होते हैं। अच्छा, सुन ले, आपने सवाल किया तो मुझे पूरा करने दें। मौलाना मोहम्मद खान शेरानी साहब के बेटे ने जिला शेरानी में इंतखाबात लिया, अपने जिले के अंदर वो पार्टी इलेक्शन हार गए। मौलाना मोहम्मद खान शेरानी ने खुद प्रेसिडेंट बलूचिस्तान की सीट पर इलेक्शन में हिस्सा लिया और वो हार गए। मौलाना गुल नसीब खान साहब ने खुद खड़े होकर मौलाना अता रहमान साहब का प्रेसिडेंट के लिए नाम पेश किया है। अगर सिलेक्टेड थे तो वो सूबा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मौलाना अता रहमान का नाम क्यों पेश कर रहे थे? वहां इख्तिलाफ गुल नसीब खान ने क्यों नहीं किया? मरकजी इलेक्शन के अंदर मौलाना मोहम्मद खान शेरानी खुद मौजूद रहे और उन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब को अनअपोज किया और मौलाना फजल रहमान के मुकाबले में नाम पेश नहीं किया। जनरल सेक्रेटरी के लिए मौलाना मोहम्मद खान शेरानी ने पार्टी के साथी हाफिज हमदुल्ला साहब का नाम पेश किया। बाकायदा इलेक्शन हुई, हाफिज हमदुल्ला ने 200 से ज्यादा वोट लिए, अब्दुल गफूर हैदरी 700 वोट से पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी जनरल। अच्छा, बहुत से लोग ये समझते हैं मौलाना साहब, बहुत से लोग ये समझते हैं कि इस वक्त जो PDM के प्लेटफॉर्म से मौलाना फजल रहमान साहब एक बयानिया लेकर चल रहे हैं, पार्टी में बहुत से लोगों को इस चीज से इख्तलाफ है और शायद यही एक रीजन है कि इस तरह की जो चीजें हैं वो सामने आ रही हैं। डू यू अग्री विद इट सोमरो साहब? मैं अर्ज करूं, आप जमीयत आप इस वक्त लाइव जा रहे हैं, मैं भी लाइव जा रहा हूं। कश्मीर तक जमीयत उलमा इस्लाम मौजूद है। किसी यूनिट के किसी अमीर ने मौलाना साहब की किसी पार्टी पॉलिसी पर एतराज किया है तो सामने लाए। किसी तहसील के अमीर ने एतराज किया है तो सामने लाए। किसी जिले और सूबे के अमीर ने एतराज किया है या शूरा के मेंबर ने एतराज किया है तो सामने लाए। यूनिट से लेकर एतमाद गैर मुतज़लज़ल था और गैर मुतज़लज़ल है और गैर मुतज़लज़ल रहेगा। वो मोहरे जो मौलाना फजल रहमान साहब को किसी सूरत पर नीचे नहीं कर सके, करप्शन के केस से लेकर मौत की धमकियों से लेकर
अब वो हमारे पार्टी के अंदर मुर्दा घोड़ों को जिंदा करके अगर समझते हैं कि फजलुर रहमान कमजोर होगा, उनकी खाम मुर्दा घोड़ों के साथ आप लोग मुज़ाकरात भी कर रहे हैं। खबरें तो ऐसी आ रही हैं, जिन मुर्दा घोड़ों की आप बात कर रहे हैं सोमरो साहब, इन्हीं के साथ आप लोग मुज़ाकरात क्यों कर रहे हैं? कुछ ऐसी बातें भी आ रही हैं कि बैकडोर मुज़ाकरात चल रहे हैं। अगर ये मुर्दा घोड़े हैं और कोई इन्हें जिंदा करने की कोशिश कर रहा है तो मुज़ाकरात किसी से नहीं चल रहे। हाफिज हुसैन अहमद साहब हमारे मोहतरम थे, मोहतरम है, पार्टी के मरकजी तशरीफात हैं, सिर्फ उनके पास मरकजी कमेटी गई है, उनसे बातचीत की है। क्या बात हुई है 24 तारीख को मरकजी कमेटी उस बारे में ये तो फरमा देना कि राशिद, अच्छा आपने इंक्वायरी कमेटी की बात की, क्या इल्जाम है हाफिज हुसैन अहमद पे? कोई करप्शन का इल्जाम है क्या? उनको तंजीमी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की? दूसरा साथ ये फरमाया आपने बोला हाफिज हुसैन अहमद साहब पर कोई करप्शन का केस नहीं, हाफिज हुसैन अहमद साहब पर कोई हमारी पार्टी के किसी आम कारकुन पर भी कोई करप्शन का केस साबित नहीं कर सकता। हमारे पार्टी के आम वर्कर पर भी कोई टारगेट किलिंग और भत्ताखोरी का केस अंदर। लेकिन उन्होंने आपके बयानिए से तो इख्तलाफ किया ना, मौलाना फजलुर रहमान के बयानिए से इख्तलाफ किया। उसी पर कमेटी कोयटा गई थी, उसी पर कमेटी हाफिज साहब से बैठी थी, हाफिज साहब से पूछा कि क्या वजूहात हैं। और ये क्या, और ये कि आपने बात की मौलाना शेरानी के हारने की, उनके बेटे के हारने की, क्या ये हकीकत नहीं है कि JUI फेक की जो जमात थी, जो गफूर हैदरी ग्रुप था, उन्होंने उनकी सपोर्ट नहीं की, इस वजह से वो हार गए? हमारी पार्टी के अंदर कोई किसी को सपोर्ट नहीं करता है, ओपन फोरम होता है, ओपन फोरम के अंदर नाम पेश होते हैं और वही अगर आप गफूर हैदरी उनको सपोर्ट करते या न करते तो गफूर हैदरी की उन्होंने मरकज में जो है वो मुखालिफत की, फिर उससे क्या हुआ? ये पार्टी का इंटरनल मामला है। मेरा ख्याल है कि पार्टी के अंदर जब सपोर्ट की थी तो उस वक्त तो MNA बन गए थे, मौलाना शेरानी साहब MNA बन गए थे। जब सपोर्ट की थी तो MNA बन गए थे मौलाना शेरानी साहब भाईजान। तो MNA जमीयत उलमा इस्लाम के टिकट पर बने थे या PTI के टिकट पर बने थे? उनको टिकट मौलाना फजलुर रहमान साहब ने नहीं दिया था, मौलाना के दस्तखत से उनको टिकट जारी नहीं हुआ था। जब एक इंसान मौलाना नहीं, राशिद सोमरा साहब मेरी गुजारिश सुने। बात ये है, देखें, ये आपके पार्टी के बिलाशुबा आप खुद कह रहे हैं बड़े मोहतरम रहनुमा हैं सारे। आप देखें कि मौलाना मोहम्मद खान शिरानी का JUI के साथ कोई ताल्लुक आज का ताल्लुक नहीं है, ना हाफिज हुसैन अहमद साहब का कोई आज का ताल्लुक है, ना मौलाना नसीब गुल का कोई आज का ताल्लुक है। लेकिन आज वो आपके कायद मौलाना नसीब गुल के नाम का ही पूरा पता नहीं है और आप उनके पार्टी मामला डिस्कस कर रहे हैं, उनका नाम ठीक कर रहे हैं, वो गुल नसीब नहीं, कोई बात नहीं। पहले नाम मसला बताओ क्या है, इस वक्त नाम की बात नहीं हो रही है सोमरो साहब, बात जो हो रही है वो इशू पे हो रही है, बात जो हो रही है वो इशू पे हो रही है, नाम आगे पीछे हो जाते हैं। नाम चले, आपने उनकी आप समझ गए ना हम किसकी बात कर रहे हैं, हमारा मकसद भी यही था कि आपको समझाना। एक सेकंड अलीना, मेरा ख्याल है कि मुझसे ज्यादा जो आप हुए एक एक करके बात कर लें ताकि मैं आपको समझ भी सकूं, जवाब भी दे सकूं। आपसे जो सोमरो साहब मैंने गुजारिश की, आपकी जज्बात की कदर करते हैं इसलिए हम जज्बाती हुए हैं। जी राणा साहब, ओवर टू यू। आपसे जो मैंने गुजारिश की है कि रहनुमा जो हैं, आप खुद कहते हैं, अगर देखें इन रहनुमाओं की पार्टी के अंदर कोई, आपसे मैंने पहले भी सवाल किया था कि आप इनके वो कुछ ना कुछ इनकी हैसियत समझते थे, तो आपने हाफिज हुसैन अहमद साहब को पार्टी का मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात बनाया हुआ था और गुल नसीब साहब अमीर थे आपके KP के सूबे के, और इसी तरीके से मौलाना मोहम्मद खान शिरानी जो हैं उनको आपने इस्लामी नजरियाती कौंसिल का चेयरमैन भी बनवाया था। तो आज ये बेहैसियत कैसे हो गए जब इन्होंने मौलाना फजलुर रहमान पर इल्ज़ाम लगाया कि ये नवाज शरीफ के बयानियों को लेकर आगे चल रहे हैं और पार्टी में वो कहते हैं कि पैसे का जोर चल रहा है, तो आज ये बेहैसियत हो गए? थोड़ा सुन तो लें, ठंडा पानी भी पिए और मुझे भी सुने। एक और नॉलेज में भी आपके इजाफा कर रहा हूँ कि मौलाना मोहम्मद खान शेरानी बलूचिस्तान के अमीर भी रहे हैं, शायद ये आपकी नॉलेज में नहीं है, वो भी आपको बता रहा हूँ ताकि पूरी मालूमात हो आपके पास। अब रही बात मौलाना, हमारी पार्टी के अंदर मैंने आपको कहा कि हर पहले 3 साल के बाद इलेक्शन होते थे, अब हर 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं। पार्टी के अंदर जब इलेक्शन हुए, मौलाना मोहम्मद खान शेरानी को पार्टी सूबे का अमीर बना कर लाई, मौलाना गुल नसीब खान को अमीर बना के लाई। हमारे सरों के ताज थे, हमारे सरों के ताज रहे और उन्होंने बाकायदा जितना टेन्योर उनका दस्तूरी हक था पार्टी के अंदर रहे। जब पार्टी ने उनको खुद मुस्तरद कर दिया, अभी भी 2018 के जो 19 के जो इंतखाबात हुए हैं उसके अंदर भी वो पार्टी में उम्मीदवार के तौर पर सामने आए। गुल नसीब खान ने खुद मौलाना फजलुर रहमान के भाई मौलाना अताउर रहमान का नाम पेश किया। मौलाना शेरानी साहब खुद सदारत के उम्मीदवार रहे और वो इलेक्शन हार गए।
जब पार्टी ने उनको सेलेक्ट किया और पार्टी ने उनको अमीर मुंतखब किया, हमारे दलों के तहत किया, पार्टी ने रिजेक्ट किया है, तो ये गुस्सा मौलाना फजलुर रहमान पर न उतारें, ये वर्करों पर गुस्सा उतारें, उनसे पूछें कि अच्छा ठीक है। सोमरो साहब, एक लास्ट सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी आपकी इजाजत से। मुझे ये बताइएगा, एक तासुर दिया जा रहा था कि जो लाहौर का जलसा हुआ है वहां पर JUIF के जो कारकुन है वो ना होने के बराबर थे, क्या ये इंटरनल पॉलिटिक्स का इम्पैक्ट था? और जो आने वाले दिनों में PDM के प्लेटफॉर्म से जलसे होने जा रहे हैं, आपको लगता है इसका कोई इम्पैक्ट होगा उसके ऊपर? ये सवाल बहुत डिस्कस हो रहा है। आपके मीडिया पर्सन है और PTI के बड़े हामी हैं मंसूर अली खान, वो स्टेज पर मौजूद थे, अभी उनको जरा कॉल पर ले लें और उनसे पूछ लें कि JUIF के कितने कारकुन थे। नहीं, JUIF के बारे में जानने के लिए मुझे उनको पूछना पड़ेगा या आपको पूछना पड़ेगा? रहनुमा तो आप है ना सर। मुझसे न पूछे ना, पार्टी का वर्क मैं तो आपसे पूछूंगी, मुझे आप बताएंगे, मैं आपकी बात को मानूंगी, आपकी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन आएगी ना, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मेरे पास, तो आप मुझे बताएं, मैं उनको नहीं जानना चाहती ना उनके बारे में। मेरा ख्याल ये है कि आप बहुत ज्यादा जल्दी में है मुझसे, सवाल आपका हक है, जवाब मेरा हक है। जी ओवर टी, मैं खामोशी से सुन रही हूँ ठंडा पानी पीते हुए। हाँ, मुझे जवाब पूरा। जब मंसूर अली खान एंकर है, मैं पार्टी का ओहदेदार हूँ, वो मेरी पार्टी का न वर्कर है न ओहदेदार है, वो खुद स्टेज पर खड़े होकर प्रोग्राम करता रहा जो रिकॉर्ड का हिस्सा है। उसने कहा कि नून लीग के बाद इस जलसे के अंदर JUI की है, जब वो खुद आपका एंकर, एक बहुत बड़े चैनल का एंकर ये प्रोग्राम करता रहा, तजजिया करता रहा, तो मेरा ख्याल है कि उसके बाद ये तबसरा करना खाम ख्याल है कि JUI थे या नहीं थे। मैंने आपकी बात सुन ली, बहुत बहुत शुक्रिया सोमरो साहब अपना वक्त देने के लिए। खैर जी, वापस आएंगे सारे ऊपर। खैर एक तरफ आप देखें ना राना साहब, क्या बात की जा रही है, बात ये की जा रही है कि जी ये इनके ऊपर ये इल्जाम आते हैं, इन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया, 15 साल वो पार्टी के साथ भी रहे, तो राशिद सोमरो साहब बात ही नहीं करते, अब मुज़ाकरात भी हो रहे हैं। जी राना साहब, मैंने कहा कि जो बात हम सवाल राशिद सोमरो साहब से कर रहे थे उसका तो जवाब देते नहीं थे कि ये इतने सीनियर लोग जो हैं वो अगर पार्टी में संगीन बदनवानी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो उसका जवाब देने की बजाय ये कि जी पार्टी ने उनको मुस्तरद कर दिया, ये जवाब दे रहे हैं सोमरो साहब। तो मेरा ख्याल है अब हाफिज हुसैन अहमद साहब से बात करते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं उन्हें लाइन पे लेने की, लेकिन वो अभी तक लाइन पे मौजूद नहीं है, इसलिए फिर देखिए मैं आपको करूँ, मैं जो बात कर रहा था ना, JUI जो है ये एक पाकिस्तान की बड़ी जमात होती थी। ठीक। जब 1970 के इलेक्शन हुए तो ये जो पाकिस्तान है उस वक्त ये मगरबी पाकिस्तान था। ठीक हो गया। यहाँ पे पूरे पंजाब और सिंध में ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी ने बहुत बड़े पैमाने पर कामयाबी हासिल की और बड़े बड़े लीडर जो थे वो हार गए। लेकिन जब एक हवा चली हुई थी भुट्टो की, फजल रहमान साहब के वालिद गिरामी मौलाना मुफ्ती महमूद मरहूम, अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे, बहुत बड़े आलिम दीन थे, उन्होंने 1970 के इलेक्शन में जुल्फ़कार अली भुट्टो को डेरा इस्माइल खान से शिकस्त दी। लेकिन आज हालात क्या हो गए हैं कि वही उसी सीट पर जिस पर मौलाना मुफ्ती महमूद ने जुल्फ़कार अली भुट्टो जैसे एक अवामी लीडर को शिकस्त दी थी, मौलाना फजल रहमान साहब वो सीट हार गए अलीमीन गंडापुर के हाथों। सही बोल रहे हैं। तो पार्टी में जवाल जो है वो तो अपनी जगह पर है, और ये जो लोग हैं देखें वो ये जो सोमरो साहब हैं ये जो बात कर रहे थे, हाफिज हुसैन अहमद साहब देखें बिलाशुबा बहुत सीनियर रहनुमा हैं पार्टी के, और वो जो है ना इवन मौलाना फजल रहमान से भी पहले के मुफ्ती साहब के साथ थे। बिल्कुल सही हो गया। तो अब ये उस तवज्जो हटाने के लिए मौलाना फजल रहमान ने जो वो बयानिया अपनाया नवाज शरीफ का, पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की अदलिया के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के कौमी इदारों के ख़िलाफ़, ये लीडर उससे इख्तलाफ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मुर्दा घोड़ों को जगाया जा रहा है। अब ये मुर्दा घोड़े हो गए। ये क्यों मुर्दा घोड़े क्यों बोल रहे हैं? उनको कौन जगा रहा है? ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? वो एक तासुर भी दिया जा रहा है, और ये जो तासुर दिया जा रहा है वो हमें समझ आ रही है। हाफिज हुसैन अहमद को तो अलीना बहुत पहले ही इन्होंने खुद लाइन लगा दिया था, फिर इनको लेकर आए सेक्रेटरी इत्तलात बना दिया, और जितना इस पार्टी को प्रमोट करने में, इसका इमेज आगे बढ़ाने में और मीडिया में ख़ास तौर पर हाफिज हुसैन अहमद ने किरदार अदा किया, वो जो है वो किसी और ने अदा नहीं किया। इनका बेसिक मसला है गफूर हैदरी के साथ, वो वहाँ पे, और मौलाना शरानी का भी यही मसला है, क्योंकि गफूर हैदरी जो है वो इनको पसंद नहीं करते। गफूर हैदरी की बात मौलाना फजल रहमान टालते नहीं हैं। तो अभी ये खुद ही एक इंक्वायरी कमेटी का भी जिक्र कर रहे थे जिसका 24 को इजलास है। आपकी जो बात है बात वही है कि अगर इख्तलाफ नहीं है, मुज़ाकरात अपन से नहीं कर रहे, तो इंक्वायरी कमेटी फिर किसके लिए आपने मीटिंग किस लिए बुलाई है? आप एक मुज़ाकरात करें। हाँ, मुज़ाकरात करें। मुर्दा घोड़े देखें हर इन्होंने तो मुर्दा घोड़े भाई, अपने इदारों की बात करना, अपनी रियासत की बात करना कोई गलत चीज़ तो नहीं है। शुजाल मुल्क है, मौलाना गुल नसीम है, हाफिज हुसैन अहमद है, अभी आने वाले दिनों में आप और लोग देखेंगी जिनको
اب یہ جو رانا صاحب نے بات کی نا وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ اپنی جو پارٹی کی ایک پالیسی ہوتی ہے اس لائن کو چھوڑ کر آپ کسی اور کی جو لائن ہے اس کو آپ ٹو کر رہے ہیں, اس کو آپ فالو کر رہے ہیں. اور بیانیہ وہی ہے. دکھ اور افسوس یہی ہے مولانا فضل الرحمان کو کہ وہ پہلی بار اقتدار سے ہوئے ہیں باہر. میں آپ کو بتا دوں جو کشمیر کمیٹی ہے نا, پارلیمانی کشمیر کمیٹی بے نظیر دور میں بھی رہے, نواز شریف کیوں لیتے رہے سن لیجئے, 5 سے 6 کروڑ روپیہ اس کا الگ سے بجٹ ہے, 1 سال کا الگ سے بجٹ ہے. اور وہ جو بجٹ کے ڈاکومنٹ ہوتے ہیں نا پارلیمنٹ ہاؤس کے, اس میں الگ سے شو ہوتا ہے, اس میں غیر ملکی دورے کرنا, کتنا کہ کشمیر انہوں نے اجاگر کر لیا, وہ ساری چیزیں چلی گئیں. اس کے بعد اچھا پھر ان کو ایک وفاقی وزیر کا درجہ حاصل ہوتا ہے. منسٹر کالونی میں ان کی رہائش گاہ ہوتی تھی تو وہ بھی چھن گئی, وفاقی وزیر کا درجہ بھی چھن گیا, گارڈز ہوتے تھے, سرکاری گاڑیاں, یہ وہ سارا کچھ وہ ان کے ہاتھ سے چلا گیا. اب وہ ظاہر شروع دن سے وہ تو اگر نواز شریف شروع دن سے ان کا ساتھ دیتا تو ابھی تو یہ پتہ نہیں کیا کر گزرتے. اب ان کو پی ڈی ایم بنانے کا موقع ملا تو اب انہوں نے جناب اس کو فالو کرنا شروع کر دیا. بلکہ لیکن جو مولانا صاحب بیانیہ لے کر چل رہے ہیں پی ڈی ایم والا, یہ اب سے تو نہیں لے کر چل رہے, تو بہت پرانا لے کر چل رہے ہیں. تو جو ایک اور بھی بات کی جا رہی ہے رانا صاحب, وہ اس حوالے سے کی جا رہی ہے کہ سینٹ کے الیکشنز آ رہے ہیں, اس میں کچھ ٹکٹس کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے, ممبرس کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے. شاید مولانا شرانی صاحب کے کچھ اعتراضات ہیں, تحفظات ہیں, اس لیے وہ اتنا کھل کر سامنے آ رہے ہیں. اور ابھی جو مذاکرات ہوں گے چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گی. نہیں دیکھیں چیزیں یہ اب سیٹل ڈاؤن ہونے سے آگے جا چکی ہیں. الگ گروپ بن جائے گا. ہاں بنے گا, بنا ہوا نظریاتی گروپ یہ آپ کو یہاں سنیں. یہ دیکھیں جیسے ہم مسلم لیگ نون کی بات کرتے ہیں نا, دیکھیں مسلم لیگ نون ایک بڑی پارٹی ہے, اس کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جو نواز شریف کے بیانیے سے اتفاق نہیں کرتے. وہ بھی آپ کو آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گی, وہ بھی سامنے آئیں گے. اور اسی طریقے سے پیپلز پارٹی تو ویسے ہی پہلے دن سے نواز شریف کے بیانیے سے پیچھے ہٹنا شروع ہو گئی. اب یہ جو 2 جماعتیں ہیں پی ڈی ایم کی, نون لیگ اور جے یو آئی, ان میں بڑی تعداد میں لوگ اس بیانیے کے خلاف الگ ہوں گے اپنی قیادت سے. ایک الائنس بنے گا, اور تو الائنس نہ بھی بنائیں گے, وہ اپنی اپنی پارٹی بنا لیں گے, جو بھی کریں گے طریقہ کار اس کا. لیکن وہ بہرحال اپنی قیادت کے اس بیانیے کے خلاف ہیں جو وہ لے کر چل رہے ہیں. رہی بات سینٹ کے الیکشن کی, سینٹ کا الیکشن جو ہے نا علینا, وہ اپنے ٹائم پہ ہونا ہے. وہ کل الیکشن کمیشن نے بھی وضاحت کر دی کہ بھئی 10 فروری سے لے کر 11 مارچ تک کسی وقت بھی ہو سکتا ہے. تو اس وقت میں کسی جماعت نے اس کا بائیکاٹ نہیں کرنا. آج میری بات لکھ لیں, نہ کسی نے استعفے دینے ہیں. یہ سارا ایک دیکھیں کھلا تضاد جو ہے. خورشید شاہ صاحب بار بار, کل بھی خورشید شاہ صاحب نے کیا کہا, انہوں نے کہا جی بات چیت ہونی چاہیے. صحیح ہو گیا. یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے کوئی بات چیت کا سلسلہ آگے ہو رہی ہے. رانا صاحب ہو رہی ہے, وہ دیکھیں وہ بات چیت ہوتی رہتی ہے. لیکن یہ جو صدیق ساجد صاحب بات ہے نا, بات چیت کہاں مولانا ان کی جو خواہش ہے جی, اب شاہ صاحب نے فرمایا 2-3 دن پہلے کہ عمران خان صاحب جو ہے نا وہ نواز شریف سے بات کرنے کے لیے تیار ہو جائے تو مسئلے حل ہو جائیں. کہ بھئی نواز شریف کی کیا حیثیت ہے, نہ وہ قومی اسمبلی کے ممبر ہے, نہ وہ کسی پارٹی کے سربراہ ہیں. الیکشن کمیشن میں جو پارٹی رجسٹر ہے اس کے صدر یہ کہتے ہیں کہ این آر او کے علاوہ آپ میرے سے بات کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں, اگر آپ اپنا وہ چاہتے ہیں ریلیف کے علاوہ بات کرنا چاہتے ہیں تو کریں. سومرو صاحب کی ایک بات پہ شدید اختلاف ہے. جب ان سے یہ جاننے کی کوشش ہم نے کی کہ بھئی ہمیں یہ بتائیں کہ وہاں پہ کارکن نہیں پہنچے, تو وہ کہتے ہیں ایک میڈیا پرسن سے جان لیں. انہوں نے ایک سرٹیفکیٹ پیش کیا, بڑا ایک عجیب سی ان کی جسٹیفیکیشن تھی, مجھے بڑی حیرت ہوئی اس پہ. خیر جی, پروگرام میں وقت تو ایک چھوٹی سی بریک, جب بریک سے واپس آتے ہیں تو اس پر مزید بھی بات کرتے ہیں. ایک اور سٹوری ہے, سنا یہ جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کی جو اگلی ڈیسٹینیشن ہے وہ جدہ ہے. ایسا کیوں کہا جا رہا ہے؟ اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, کا پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. خیر جی, بات ہو رہی ہے آج کے اس پروگرام میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی سیاست کے حوالے سے. اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو پی ڈی ایم کو جو اس وقت ہیڈ کر رہے ہیں اور لے کر چل رہے ہیں وہ مولانا فضل الرحمان صاحب. اور بہت سے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اس وقت پارٹی کے اندر ان کی بقا کے حوالے سے, ان کی ایگزسٹنس کے حوالے سے بھی بہت سے سوال جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں, اور لوگ ان کی جو طریقہ سیاست ہے اس پہ سوال اٹھا رہے ہیں. خیر, اس کے ساتھ ساتھ اگر جو بات ہمارے سامنے آتی ہے, اگر مولانا صاحب کا جو سیاست ہے یا ان کا سیاست کا طریقہ ہے اس کے اوپر اتنے سوالیہ نشان اٹھائے جا رہے ہیں, تو جو پی ڈی ایم کا فیوچر ہے وہ کیا ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک اور جو ٹویٹ تھی جو سلیم صافی صاحب نے کی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ پی ڈی ایم جو ہے اسے سب سے زیادہ جو ہوشیار رہنا چاہیے وہ پیپلز پارٹی سے رہنا چاہیے. آخر انہوں نے اس طرح کی بات کیوں کی ہے صدیق ساجد صاحب؟ ایسا کیا ہے؟ کیا پیپلز پارٹی وہ کہتے ہیں نا وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہی ہے, ایسا کچھ ہے؟ پیپلز پارٹی علینا بڑی سوچ سمجھ کے کھیل رہی ہے, اور ان کے جتنے بھی یہ ہوتے ہیں نا وہ
پتے تو وہ ترک کے پتے وہ انہوں نے سنبھال کے رکھے ہیں. آصف زرداری بڑا تیز آدمی ہے اور اسی وجہ سے وہ گھاٹے کا سودا کبھی بھی نہیں کرے گا. اب آپ دیکھیے پیپلز پارٹی کے تاج حیدر ہی الیکشن کمیشن گئے اور درخواست دی انہوں نے وہاں پہ جا کے کہ ضمنی انتخاب جو ہے وہ کروایا جائے تاکہ وہاں پہ ہمیں سینٹ کی ایک سیٹ ان کا دعویٰ کہ ان کو مل سکتی ہے. تو اس وجہ سے وہ آگے, اگر وہ بائیکاٹ کرنا چاہتے, بائیکاٹ وہ الیکشن کو ویسے کرتے بھی نہیں ہیں. ابھی بھی وہ اس چیز کے اوپر کل جو اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اس میں انہوں نے 2 ٹوک موقف اختیار کیا. شہری رحمان وہاں پہ موجود تھی. باقی نون لیگ کا موقف تھا کہ ہمیں جانا ہی نہیں چاہیے, ضمنی انتخاب میں حصہ لینا ہی نہیں چاہیے. پیپلز پارٹی نے کہا جی ہم بائیکاٹ نہیں کریں گے. 2 ٹوک الفاظ میں انہوں نے کہا. اس کے بعد انہوں نے وہ ہوتا نا گونگوں سے مٹی جھاڑنے کے لیے کہا جی اب ہم فیصلہ سربراہی اجلاس میں کریں گے, اس کا فیصلہ وہ کریں گے. تو وہ پیپلز پارٹی کسی صورت نہیں جائے گی. دوسرا, ایک اہم میٹنگ مذاکرات وہ ہو رہے ہیں, چل رہے ہیں, بات چیت ہو رہی ہے. جو پیپلز پارٹی کی اور مقتدر اداروں کی بات چیت ہو رہی ہے. بلاول کی ہوئی ہے, وہاں بلاول ہوئی ہے, بلاول کی بھی ہوئی ہے, آصف زرداری کی بھی ہے. دوسرا, رانا صاحب کی بات سے مکمل اتفاق کرتا ہوں. رات میری ایک بڑے سینئر وزیر سے جو ہے وہ ملاقات ہوئی, انہوں نے بھی یہی موقف اختیار کیا. انہوں نے کہا جی میں لکھ کر دینے کو تیار ہوں, یہ پی ڈی ایم سینٹ الیکشن لڑے گی, کبھی بائیکاٹ نہیں کرے گی, اور اگر انہوں نے استعفے دیے بھی تو سینٹ الیکشن کے بعد دیں گے, اس سے پہلے یہ استعفے نہیں دیں گے. اور ان کی بات میں وزن بھی تھا کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے ان کے اندر اور ٹوٹ پھوٹ ہوگی. پیپلز پارٹی ایک 2 ٹوک موقف اختیار اور کر چکے ہیں. ہم ہی یہ خبر جو ہے وہ اپنے پروگرام میں بھی, اپنے چینل پہ بھی یہ بریک کر چکے تھے کہ بلاول بھٹو زرداری نے جو پچھلا پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا تھا اس میں انہوں نے واضح طور پر کہا تھا استعفے آخری آپشن ہوں گے. اب لے لیے, سب نے لے لیے. اچھا, دوسری طرف وہ بھی جب آپ نون لیگ کی بات کریں گے تو اس میں آپ کو بتاؤں گا وہ کیا 2 نمبری وہاں پہ چل رہی ہے, اس کا بھی میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن ابھی صرف چونکہ پیپلز پارٹی کی آپ بات کر رہی ہیں تو پیپلز پارٹی اس سارے سیاسی عمل سے علینا کسی طور پر بھی, تو مریم نواز صاحبہ کو بھی خبر ہوگی, وہ تھوڑی پریشان ہوں گی اس حوالے سے. اچھی خاصی پریشان ہے مریم نواز کو, تو سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ جو اب وہ جو چھوٹی جماعتیں ہیں ان کا تو کوئی لینا دینا ہے نہیں. اب جو مین ایشو ان دونوں جماعتوں کا ہے, اور مولانا فضل الرحمان کی پوری خواہش ہے کہ میرے ساتھ مریم نواز رہیں اور جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے اوپر کچھ نہ کچھ, اچھا وہ ان کو بھی گھورنے کی کوشش کر رہے ہیں. ویسے مولانا فضل الرحمان پیپلز پارٹی والوں کو ہم اس پہ دباؤ بڑھائیں, یہ کریں. وہ لانگ مارچ کے بھی حق میں ہیں, وہ استعفوں کے بھی حق میں پیپلز پارٹی والے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں جی اس کا جب وقت آئے گا تب ہم جو ہے وہ استعمال کریں گے. اب مجھے ایک بات بتائیے, 48 نشستوں پہ انتخاب ہونے, کیونکہ فاٹا تو شامل ہو گیا نا ادھر خیبر پختونخوا میں, تو ابھی ان کے 8 سیٹیں ہوتی تو 4 سیٹیں ان کی نکل جائیں گی. تو 48 نشستوں پہ انتخاب ہوں گے. کم و بیش سندھ سے جن کی اکثریت پیپلز پارٹی, یہ کیسے چاہیں گے کہ یہ 6-7 جو ان کو سینٹ کی سیٹیں وہاں سے ملنی ہیں یہ لوز کر جائیں؟ کیسے یہ اس چیز کو کریں گے؟ اسی طرح مسلم لیگ نون کے اندر بھی ایک یہی رائے ہے, 170 کے قریب ان کے ایم پی ایز ہیں پنجاب میں, وہاں پہ انہوں نے امید لگا رکھی ہے کہ 11 میں سے ہمیں 4-5 سیٹیں مل جائیں گی. تو وہ کیسے وہ لوز کرنا چاہیں گے؟ آخری بات, پیپلز پارٹی والوں نے تو امیدواروں سے نام بھی مانگ لیے ہیں, ضمنی انتخاب کے لیے بھی مانگ لیے ہیں اور سینٹ کے لیے بھی مانگ لیے ہیں. اچھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو جس طرف اشارہ کر رہے ہیں صدیق ساجد صاحب کے بیک ڈور جو ہے وہ بات چیت ہو رہی ہے, اور شاید جو ہے اس کو جو لیڈ کر رہے ہیں وہ, بلکہ یقینی سی بات ہے, لیڈ کر رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب. تو اس کا مطلب ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو آنے والے دنوں میں رعایت وغیرہ اور اس طرح کی جو پیپلز پارٹی کو دی جا سکتی ہے, پھر اگر ان کو دی جا سکتی ہے تو پھر باقی سب کو ملے گا. نہیں, دیکھیں بات یہ ہے, میں آپ یہ کو سوال آ سکتا ہے سامنے. یہ چیز جو ہے نا رعایت والی بات, جہاں تک نیب کیسز کا تعلق ہے وہ اپنی جگہ چل رہے ہیں, اس حوالے سے کسی کو کوئی رعایت نہیں ملنی. بات جو اصل ہے وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے اس ملک میں سیاست کرنی ہے. نہ تو پیپلز پارٹی کے چیئرمین کو, نہ پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین کو ابھی تک کسی عدالت نے نااہل قرار دیا ہے, جبکہ نون لیگ کے نام نہاد قائد جو ہیں نواز شریف صاحب اور ان کی صاحبزادی محترمہ مریم نواز صاحبہ, وہ دونوں سزا یافتہ ہیں. جی, تو اس لیے پیپلز اور پھر پاکستان کے دوسرے سب سے بڑے صوبے میں ان کی حکومت ہے پیپلز پارٹی کی. وہ جیسے مرضی جذبات سے کھیلتے رہیں, وہ مسلم لیگ نون کے جذبات سے کھیلتے ہیں. اب وہ بلاول بھٹو صاحب جو ہے نا وہ بڑے سیانے ہو گئے ہیں, یہ سمجھتے تھے کہ وہ بچہ ہے, لیکن وہ اب ان کو کھلا رہے ہیں. نون لیگ کے سارے لیڈروں کو نا بلاول صاحب یوں ایسے انگلی گھما کے کھلا رہے ہیں, ان کے جذبات سے کھیل رہے ہیں. سندھ حکومت بھی قربان کر دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. بات جو صدیق ساجد ابھی کر رہے تھے نا کہ وہ کہتے ہیں لانگ مارچ بھی کریں گے, استعفے بھی دیں گے, لیکن ابھی ٹائم نہیں. وہ ٹائم جو ہے نا 2023 تک ایسے ہی چلائیں گے. نون لیگ جو ہے ان کو اپنے ارکان پر اعتماد نہیں, ٹھیک ہو گیا, صرف
नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी और चंद ऐसे लोग जिनका आवाम से कोई ताल्लुक़ नहीं, और वो मुशीर हैं मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा के, जिनका मुस्लिम लीग से कोई ताल्लुक़ नहीं, वो मुशीर हैं मरीम नवाज साहिबा के। वो चाहते हैं कि ये इस्तीफ़ों वाली सियासत की जाए, लेकिन मुस्लिम लीग नून के अरकान पंजाब असम्बली और अरकान कौमी असम्बली की अक्सरियत जो है वो ये इस्तीफ़ों वाले ऑप्शन पे, ये तो एक टोपी ड्रामा है। इस्तीफ़ा देना है ना, वो मौलाना जलील शरकपुरी ने दिया ना स्पीकर पंजाब असम्बली को इस्तीफ़ा, ठीक इस तरीके से आए आगे बढ़े। हमजा शहबाज की भी इस्तीफे की बातें आ रही थी शायद, वो हमजा शहबाज के इस्तीफे की बातें तो ये कर रहे हैं ना, मियां जावेद लतीफ़ साहब ने इनकी पार्टी का सारा कुछ बयान कर दिया कि इनकी, उन्होंने जब बात की तो किस तरह सारों ने, राना सनाउल्लाह साहब ने भी, याद सादिक साहब ने भी, सब ने चढ़ाई कर दी कि भाई वो उन्होंने, किसी ने कह दिया सस्ती शोहरत के लिए क्या। वो जावेद लतीफ़ साहब ने कहा कि जी हमारी पार्टी में ऐसे लोग हैं जो विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं। बिल्कुल हैं। तो जब पार्टी में ये सूरत हाल हो तो उसके बाद आप देखें, ये मैं आपको बताऊं, इनकी तारीख बड़ी ताबनाक है मुस्लिम लीग नून की जी। ये मैं आपको आंखों देखा हाल बता रहा हूँ कि जब नवाज शरीफ साहब को की गवर्नमेंट बरतरफ की गुलाम इसाक खान ने, ठीक है, 93 में, तो पंजाब में जनाब गुलाम हैदर वाई मरहूम मुस्लिम लीग नून के वजीर आला थे। तो मियां मंजूर वट्टू साहब उस वक्त पंजाब असम्बली के स्पीकर थे। मियां मंजूर वट्टू साहब ने मुझे फ़ोन किया और कहने लगे कि मैं घर पहुंच रहा हूं, ठीक, थोड़ी देर तक, तो आप मेरे घर आ जाएं। लेकिन मैं शाम को उनके घर पहुंचा, ठीक, जब रात होते होते ना वहाँ नून लीग के अरकान असम्बली का तांता बंधना शुरू हो गया। ये बात हो गई शुरू कि अगले चाहिए पंजाब असम्बली नहीं टूटेगी, ठीक, और मियां मंजूर वट्टू चीफ मिनिस्टर पंजाब होंगे, ठीक हो गया। फिर मुस्लिम लीग नून के अरकान पंजाब असम्बली ने अपने ही वजीर आला जनाब गुलाम हैदर वाई के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद मंजूर की, और मुस्लिम लीग नून के अरकान सूबाई असम्बली ने ही जनाब मंजूर वट्टू साहब को वजीर आला मुंतखब किया। तो आप देखेंगे आने वाले दिनों में ये इस्तीफा देने के बिस्मिल्लाह तो करें ना, आगे चलें तो सही थोड़ा सा। फिर यही नून लीग के अरकान पंजाब असम्बली जो हैं वो सेनेट में अपने कैंडिडेट लेकर सामने ना आए तो आप मुझे कहें। लीडर फ्रंट से लीड करता है ना, तो नून लीग का इस वक्त जो प्रेसिडेंट है, जो अपोजिशन लीडर है कौमी असम्बली में, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ, ठीक, अभी तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। ठीक हो गया, कहा गया हमजा के जरिए भी बात तो फैलाई ना, उन्होंने खबर तो दी ना, खबर हमजा ने तो पार्टी के अंदर इस्तीफा दे दिया, उस इस्तीफे की कोई अलीना अहमियत है ही नहीं। अब इन्होंने क्या कहा, मैं रोज पूछता हूँ मरियम औरंगजेब साहबा से, तर्जुमान से, कि कितने इस्तीफे हो गए, नहीं बता रहे। राणा साहब वाली बात ठीक है, अगर जिस दिन अगर इस्तीफा उसने दिया होता ना शहबाज शरीफ ने, ठीक हो गया, पार्टी को ही दिया होता या सेंट्रल सेक्रेटरीट में जमा कराया होता, तो इतना शोर मचाना था और ये है वो है फलां है। उन्होंने अभी तक नहीं दिया। मैं नहीं कहता कि वो आने वाले दिनों में नहीं देंगे, वो भी अगर देंगे नहीं, तो वो इस्तीफा नहीं देंगे, मुझसे वो पार्टी से अगर दे भी दें तो अगर वो दे भी दें उन इस्तीफों की कोई अच्छा ठीक है जी, मुझे ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आते हैं ना, इस पर मजीद भी बात करते हैं। जो चीज़ है वो ये है कि नवाज शरीफ साहब को वापस लेकर आ पाएंगी ये गवर्नमेंट, यहाँ बस ऐसी बातें होंगी, क्योंकि खबरें तो इस हवाले से ये भी आ रही हैं कि वो शायद उनकी जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो जद्दा हो। प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक से वापस आते हैं, इस पर बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और बात हो रही है जद्दा के हवाले से कि शायद नवाज शरीफ साहब की जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो जद्दा हो, लेकिन उससे पहले राना साहब अपनी बात कंप्लीट करना चाह रहे हैं। जी राना साहब अपनी बात कंप्लीट करें शहबाज शरीफ के इस्तीफों के हवाले से। मुस्लिम लीग की आज तक जो सियासत रही है ना, जो हकीकत है वो ये है कि उसके पसे पर्दा सामने तो चेहरा था मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का, ठीक हो गया, लेकिन जो इन्होंने हुकूमतें की हैं पंजाब में और मरकज़ में, उसके पसे पर्दा जो सारा अमल था वो कर रहे थे जनाब शहबाज शरीफ साहब, ठीक हो गया। मियां नवाज शरीफ साहब की हालत तो ये है कि वो कोई मीटिंग कर रहे हो ना, कितनी संजीदा मीटिंग क्यों ना हो, वो 2 मिनट बाद इधर उधर देखते हैं कि कोई खाने पीने वाली चीज़ है कि नहीं है। ये मैं आपको बिल्कुल, ये आप बड़े बड़े सरकारी ओहदेदारों से पूछ सकती हैं। शहबाज शरीफ साहब हैं जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमतों को पीछे से चलाते थे। अब और शहबाज शरीफ साहब का जो बयानिया अब है, ये बयानिया उस वक्त भी था जब शहबाज शरीफ साहब पंजाब के वजीर आला थे, ठीक हो गया।
उस वक्त भी वो बड़े भाई को कह रहे थे कि भाईजान ये तसादम की राह ना अपनाएं, लेकिन जो दो बंदे ये मशवरा दे रहे थे उनमें से एक तो रांदा दरगाह हो गया क़यादत की तरफ से, ठीक हो गया, वो थे चौधरी निसार अली साहब। वो भी इनको मशवरा देते थे कि दीवार से टक्कर मत मारो। अब आप ये बताएं कि ये शहबाज शरीफ, ये जो लाहौर का जलसा था जिसकी आप बात कर रही थी, शहबाज शरीफ साहब ने कोई बयान दिया, कारकुनों से अपील की कि आप लाहौर के जलसे में नहीं दिया, ठीक है, और कोई जो मर्जी कह ले उनसे लाख अच्छा राना साहब, ये जो आपने बात की ना खाने पीने वाली, ठीक है वो आपकी बात अपनी जगह पे है, लेकिन बात ये है कि आप लोग जितनी मर्जी बात करते हैं, नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग में तो शहबाज शरीफ साहब नहीं ना आते, वो कभी खुलकर अपने भाई के खिलाफ कोई बात नहीं करते हैं, पीछे जो मर्जी करते रहे। जब वो करेंगे नहीं तो बस बात, इसका मतलब है ना ही इज कंट्रोल्ड बाय मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब राइट नाउ। जब वो खुलकर आएंगे, सामने बात करेंगे, दारों का साथ देंगे, तब बात होती है। सियासत में क्या आपने देखना होता है, बड़े बड़े खानदान आपने सियासत करनी है तो फिर करेंगे आप सियासत। हम हमेशा हर प्रोग्राम में ये बात करते हैं कि जी शहबाज शरीफ साहब जो है वो नवाज शरीफ साहब के बयानी के साथ नहीं चलते, मान लिया वो बयानी के साथ नहीं चलते, लेकिन वो खुल के सामने भी तो नहीं ना आते। फिर इसी तरीके से ये सिलसिला चलते चलते फिर एक दिन आ जाता है ना। बिल्कुल ठीक है, लेट्स सी। इन्होंने नवाज शरीफ साहब ने भी तो जद्दा जा रहे हैं, नवाज शरीफ साहब खबरें आ रही हैं ऐसी, नवाज शरीफ साहब जद्दा जाए या पाकिस्तान तो नहीं आ रहे, अमेरिका जाए, ठीक है, नवाज शरीफ साहब जो है ना पाकिस्तान नहीं आएंगे। ठीक, अगर देखें जो लीडर होता है ना वो फिर ऐसे काम नहीं करता कि दुम दबाकर भागता नहीं है, वो हालात को फेस करता है। नवाज शरीफ साहब को चाहिए था कि अगर उन्होंने अपनी पार्टी की क़यादत करनी थी और वो अपना बयानिए पर साबित कदम थे तो वो यहाँ आकर अपने मुकदमात का सामना करते, लेकिन नवाज शरीफ साहब जिस तरह बहाने कर करके बीमारी के, ये लीडरों के शान शान नहीं होता। इमरान खान साहब अपने बयानी पे कायम रहते हैं ना, और वो कहते हैं वो करते हैं कि भाई मैं आप जो बात कर रही हैं ना, इमरान खान साहब उनको उठा के जहाज में तो नहीं बैठा सकते ना। शहजाद अकबर साहब जिस तरह की बातें कर रहे हैं वो भी हमारे सामने हैं, वो कह रहे हैं जी हम ले आएंगे, कब लेकर आएंगे, यहाँ से जद्दा में जाने की खबरें जा रही हैं। सरूर पैलेस की दोबारा अगर सफाई शुरू होगी तो क्या एतराज है, आपको जाना चाहिए। मुझे कोई एतराज नहीं, मैं आपसे सवाल कर रही हूं। सऊदी इंटेलिजेंस चीफ उनसे मिले हैं और उस मुलाकात के बाद एक और जो अहम डेवलपमेंट हुई है वो देखें पाकिस्तान में जो सऊदी सफीर है वो मुतहर्रिक हुए हैं, वो वज़ीर आज़म इमरान खान से भी मिले हैं, वो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से भी मिले हैं, वज़ीर दाखिला से भी मिले और लोगों से भी आने वाले दिनों में मिलेंगे। अब ये जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात है ना, जब हम ये बात करते हैं ना, ये इसको उसके तनाज़ुर में भी देखा जाना बहुत ज़रूरी है। फिर एक इशू है जिसके हमारे पास सबूत मौजूद हैं। उन्होंने एक पिछले दिनों बयान दिया था जो हमारी शीरी मज़ारी हैं, ये वज़ीर इंसानी को, कि पीडीएम के जो इस वक्त तहरीक चल रही है इसको जो बैरूनी फंडिंग है वो हो रही है, वो दो मुल्कों की जानिब इशारा है और उन दोनों मुल्कों से हमारे ताल्लुकात ख़राब हैं और हम ये मामला उनके साथ उठा चुके हैं। तो नवाज शरीफ को वहाँ से जद्दा लेकर आना, वो जो राणा साहब वो आप ये मुर्दा घोड़े में एक जान डालने वाली भी एक बात है, ठीक है। पाकिस्तान ये बात माननी चाहिए, पाकिस्तान की सियासत में सऊदी अरब का एक किरदार रहा है, किसी वो उसके उनके पीछे कौन है या हमारे पीछे कौन है वो एक अलग बात है, लेकिन नवाज शरीफ को कौन लेकर गया था मुशर्रफ दौर में, सऊदी अरब वाले लेकर गए थे, ठीक है। अभी जब इमरान खान साहब आए थे तो उन्होंने ना, तो अभी यूएई ने, कतर ने, सऊदी अरब ने हमें पैसे हमारे अभी तो हम वापस मांग रहे हैं ना, तो अभी तो उन्होंने जब आए थे तो मैंने नहीं बात ये सदीक साजिद साहब, यही नवाज शरीफ साहब हैं जिन्होंने सऊदी अरब को धोखा दिया। मैं वही बात कर, लेकिन तो वो अब सऊदी अरब वाले भी नवाज शरीफ पे मेरा नहीं ख्याल के, देखें वो उस वक्त के सऊदी अरब के इंटेलिजेंस चीफ जो थे वो आपको पता है यहाँ पाकिस्तान आए थे और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें वो इनका जो इन्होंने लिख कर दिया हुआ था सारा वादा बिल्कुल वो पेश किया कि ये देखें इन्होंने ये लिख कर दिया कि ये 10 साल तक बैरून मुल्क रहेंगे, 10 साल तक सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे, तो इन्होंने उनके साथ भी धोखा किया। लेकिन इस दौरान जो हमारी इस वक्त फॉरेन पॉलिसी चल रही है उसकी वजह से क्या ये इम्पैक्ट नहीं हो सकता कि वो नवाज शरीफ साहब को थोड़ा संभाल के रखें? मैंने आपसे कहा ना जी कि अभी जो मीटिंग्स हो रही हैं सऊदी सफीर से, इसमें हमारे वज़ीर आज़म ने अभी हम वो बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आने वाले, और सुना एक बहुत बड़ी शख्सियत को वापस भी भेजा जा रहा है सऊदी अरब से। बहुत बड़ी शख्सियत वहाँ पे कौन है? आप मैं नहीं चाहूंगी, मैं चाहूँ रिपोर्टर आप हैं, आप बताएं वो कौन है जिसकी तरफ मैंने इशारा किया और आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि आपको नाम पता है। बात ये है, मैं आपको बताऊं, मैं आप मेरा काम सवाल इस आपकी बात से इख्तलाफ करता हूँ। जद्दा शद्दा नवाज शरीफ कोई नहीं जा सकते। अच्छा नहीं जा सकते, ठीक है, और ना वो इनको अब अपना मेहमान बनाएंगे। उनके साथ एक दफा धोखा हो चुका है, वो बादशाह लोग हैं, बादशाह के साथ धोखा करने वाले को माफ नहीं करते। लेकिन अगर बादशाह को जरूरत दोबारा हो गई, नहीं बादशाह को अब इनकी जरूरत नहीं है। बादशाह को पता कि ये जो है ना
وہ کہتے ہیں ضرورت ہے, آپ کہتے ہیں نہیں ہے رانا صاحب. جس لیول سے ملے ہیں اس لیول سے میں اس سے اختلاف نہیں, وہ تو لینا نے جو بات پھیلی ہے تو شخصیت واپس آ رہی ہے. میری بات سنیں نہ, میری بات سنیں نہ, تو عمران خان نے یہ بات ماننی ہے ٹھیک ہے کہ نواز شریف کے حوالے سے وہ تو اس وقت جنرل پرویز مشرف صاحب جو تھے وہ قطر میں OIC ہو رہی تھی, وہاں پہ جنرل پرویز مشرف صاحب سے ریکویسٹ کی جو اس وقت کراؤن پرنس تھے, بعد میں وہ بادشاہ بنے, شاہ عبداللہ, انہوں نے کہا کہ بھئی اس کو نا آپ ہمارے پاس بھیج دیں. تو پرویز مشرف صاحب نے ان کی بات مان لی, ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے. لیکن آپ پرویز مشرف, میں آپ کو بتاؤں, وہ کہتے ہیں حالات مختلف ہیں, وہ بڑے نرم دل آدمی ہیں. وہ آپ کی بات سے پرویز مشرف صاحب بڑے نرم دل ہیں. یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں, دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے, عمران خان نے نواز شریف کو ریلیف نہیں دینا کوئی اور بھی نہیں دے سکتا, اور اگر وہ سعودی عرب چلے جاتے ہیں وہ واپس نہیں آئیں گے, اور اس کے بعد کوئی پتہ نہیں کہ پاکستان کی پالیٹکس کے جو ڈائنامکس ہیں وہ کیا ہو جائیں گے. خیر جی, 1-2 منٹ رہ گئے ہیں, لیکن میں کچھ 2 شارٹس رکھے میں آپ دونوں کی اجازت سے میں وہ چلانا چاہوں گی. 2 خواتین ہیں جو کہ دونوں سینئر ہماری پالیٹیشینز ہیں, لیکن جب وہ بات کرتی ہیں تو بات کرنے سے پہلے سوچتی نہیں ہے. سب سے پہلے تو آپ مائزہ حمید صاحبہ کو سنائیے گا ذرا, انہوں نے کیا فرمایا انڈوں کے بارے میں. وہ کہتے ہیں جی سلام کرنا چاہیے ان کی مثلا انٹیلیجنس کے اوپر. جو مائزہ ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں انڈے جو ہیں وہ درجن نہیں ہوتے, وہ کلو میں ہوتے ہیں. اور جو دوسری بی بی ہیں انہوں نے جو کووڈ کے بارے میں فرمایا ہے وہ تو بس وہی ایکسپلین کر سکتی ہیں, کوئی اور ایکسپلین نہیں کر سکتا. اور یہ دیکھیں کہ کتنا ایک سوالیہ نشان کھڑا ہوتا ہے ہماری پارٹیز کے اوپر کہ وہ کس طرح کے لوگوں کو جن کی اس طرح کی کوالیفیکیشن ہے انہیں سلیکٹ کرتے ہیں. اور پھر یہی جو خواتین ہیں یا جو بھی بندہ ہو, وہ خواتین پہ بات نہیں کروں گی, جو بھی وہ ہو اس کی کوالیفیکیشن ہوتی کچھ نہیں ہے, لیکن وہ انٹرنیشنل جو ہے وہ ٹورز بھی کرتے ہیں, وہ انٹرنیشنل جو ہے وہ ٹورز بھی کرتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں نا, یہ اب مجھے یہ بتائیں, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس قوم کو لے کر چلنا ہے, جن کو درجن میں اور KG میں فرق نہیں پتا, اور جن کو کووڈ-19 اور پھر یہ کہتے ہیں ہم عوام کے نمائندے ہیں. پھر عوام جو ہے وہ صحیح طریقے سے جسٹیفائی کرتی ہے. رانا صاحب کو راست کامنٹ کرنا چاہیں گے ان 2 خواتین کی انٹیلیجنس کے اوپر؟ دونوں ریپرزینٹ کرتی ہیں بڑی بڑی پارٹیز کو. ایک تو میرے خیال میں منسٹر نہیں ہے نا, غلطی ہو جاتی ہے, وہ تو آپ نے زرتاج جی کے لیے بولا ہوگا نا کہ غلطی ہو جاتی ہے, سلپ آف ٹنگ. میں دونوں کے لیے کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہو گیا, انسان سے غلطی ہو جاتی ہے بات کرتے ہوئے. بڑے بڑے لوگوں سے نواز شریف صاحب نے وائٹ ہاؤس میں بیٹھ کے اوباما سے ملاقات کے موقع پر وہ چٹ پڑھتے ہوئے کیا کہہ دیا تھا, ٹھیک ہے, کبھی بازار میں جا کر انڈے لیے ہوں, خواتین کے لیے کبھی بازار میں جا کر انڈے لیے ہوں تو ان کو پتا چلے نا. کبھی زرتاج گول صاحب کبھی بازار گئی ہوں تو پتا چلے نا, یا ان کو کسی سے کوئی سائنس یا ٹیکنالوجی یہ چھوٹی چھوٹی یا کوئی چیزیں پڑھی. لیٹ گو کرتے ہیں. ویسے میرا ہرگز نرم گوشہ ہے جی, میرا ہرگز مطلب نہیں تھا دلزاری کا, میں بتا دوں, لیکن میرا ایک سوال ہے. میں بیسیکلی ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں پاکستان کو, اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے لیے لیجسلیشن کرتے ہیں, جن کو یہی سینس نہیں ہے کہ KG اور کووڈ جو ہے اس میں کیا فرق ہے, تو وہ کس طریقے سے ہمیں جسٹیفائی کریں گے. خیر جی, آج کے پروگرام سے ہم تینوں کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.